वह अचानक कुछ कदम पीछे हटा और अपनी तेज धड़कती हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। प्रिया का चेहरा अब भी शर्म से एकदम लाल था। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी एक नई अत्यधिक ठंडी ऊर्जा हवा में फैल गई। क्या 9 यिन अमृत क्रिस्टल पूरी तरह से सक्रिय हो गया? यह एक नया अध्याय था जिसमें वे दोनों उस दिव्य खजाने के प्रभावों को समझने वाले थे। भारी सांसें, शरीर का बढ़ता तापमान और एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अर्जुन और प्रिया को उनके आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, मानो वे एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। अचानक अर्जुन की जीभ में तेज दर्द उठा। आह! दर्द के कारण वह तुरंत पीछे हट गया, एक तीखी चुभन के साथ। प्रिया ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत अपनी छाती पर हाथ बांध लिए और तेजी से सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। तूने मुझे क्यों काटा? अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी जीभ से हल्का खून बह रहा था और उसका स्वाद अब भी उसके मुंह में था। अपने हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए प्रिया की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने कुछ देर तक अपनी तेज धड़कनों को काबू में किया और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करें। 9 यिन अमृत क्रिस्टल को परिष्कृत करने के लिए मुझे तुम्हारी शुद्ध जन्मजात यांग ऊर्जा और जीभ के खून की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। क्या? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। प्रिया ने उसकी उलझन को भांप लिया और समझाते हुए बोली, 9 यिन अमृत क्रिस्टल को नियंत्रित करने के लिए शुद्ध यांग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक शुद्धता होगी उतना ही बेहतर प्रभाव होगा, और चूंकि तुमने सच्ची यांग विधि का अभ्यास किया है, तुम इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। अर्जुन अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, और इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए जन्मजात यांग ऊर्जा और जीभ के रक्त की आवश्यकता होती है। जन्मजात यांग ऊर्जा? प्रिया ने सिर हिलाया। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हर पुरुष के जन्म के समय उसके शरीर में मौजूद होती है। यह तब तक बनी रहती है जब तक वह किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाता। यह ऊर्जा साधारणतः किसी प्रभाव में नहीं आती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे इस समय, इसकी आवश्यकता होती है। अर्जुन को अब समझ आया कि जब मेहता ने पूछा था कि क्या वह कुंवारा है, तो इसका इतना महत्व क्यों था। सिर्फ कुंवारे पुरुषों के पास ही यह ऊर्जा शुद्ध रूप में होती है, और सिर्फ उनकी जीभ के रक्त से 9 यिन अमृत क्रिस्टल को सही रूप से परिष्कृत किया जा सकता था। तो यही कारण था। कुछ पल सोचने के बाद अर्जुन ने अपने मुंह को छुआ और गंभीर स्वर में बोला, क्या इतना ही काफी होगा? अगर और चाहिए तो मेरे पास अभी और भी है। क्या? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। उसने घबराते हुए सिर जोर से हिलाया। नहीं, सिर्फ एक बूंद ही पर्याप्त है। ओह! अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर जवाब दिया। वह अब भी उस पल को याद कर रहा था, उसकी नाजुक उंगलियों का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और उनके बीच का वह क्षण। छोटी बहन, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक जलती हुई तीव्रता थी। प्रिया तुरंत सतर्क हो गई। अब मैं उसकी सोच को साफ साफ समझ सकती हूं। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे शरीर पर कई घाव हैं, तुम्हें तुरंत उपचार पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे भी 9 यिन अमृत क्रिस्टल को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ओह! अर्जुन को अचानक याद आया कि अगर 9 यिन अमृत क्रिस्टल को 2 घंटे के भीतर परिष्कृत नहीं किया गया तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा। लेकिन तभी अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि उसने अचानक दुनिया को धुंधला महसूस किया। क्या हो रहा है? उसकी ताकत अचानक खत्म होने लगी और वह जमीन की ओर गिरने लगा। छोटे अनुज, प्रिया घबराकर दौड़ी और उसे संभालने की कोशिश की। उसने तुरंत उसकी नब्ज जांची और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह तो बहुत गंभीर है। उसकी नब्ज बेहद धीमी हो चुकी थी और उसकी जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। यह सिर्फ उसकी विश्व ऊर्जा की क्षति नहीं थी, बल्कि उसके शरीर का संपूर्ण जीवन बल धीरे धीरे कम हो रहा था। यह कैसे हुआ? 1 मिनट पहले तक वह पूरी तरह ठीक था, और अब प्रिया को उसकी चोटों की गंभीरता का अब एहसास हुआ।
उसके पेट और कंधे के घाव पहले ही पट्टी से ढके जा चुके थे, लेकिन लड़ाई के कारण वे फिर से खुल गए थे और खून बहने लगा था। लेकिन सबसे भयानक चोट उसकी छाती पर थी। उसकी 5 पसलियां टूट चुकी थीं और उसकी छाती का एक हिस्सा ढंस गया था। विनय का वह आखिरी बार कितना भयानक था। अब यह हल्के उपचार से ठीक नहीं होगा। मुझे तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो। प्रिया का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हें बचाऊंगी अर्जुन। अब यह देखना था कि प्रिया क्या उपाय निकाल सकती है ताकि अर्जुन की यह गंभीर स्थिति सुधर सके। पूरी रात के दौरान यह पता नहीं चल सका कि अर्जुन ने कितनी मात्रा में रक्त खोया। इस क्षण तक प्रिया को पूरी तरह से समझ में आ गया कि उसके जूनियर अर्जुन ने रात भर किस विशाल इच्छा शक्ति का सहारा लिया था। ऐसी घावों के साथ अगर उसकी स्थिति किसी सामान्य व्यक्ति की होती तो कोई नहीं जानता कि उस व्यक्ति की कितनी बार मृत्यु होती। फिर भी उसने दर्द सहते हुए और अंततः उस अंतिम शत्रु को मारने में उसे मदद दी और फिर उसे 9 येन अमृत क्रिस्टल प्राप्त करने में सहायता की। सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद जब उसने अपना मन हल्का किया तो यह कोई अचरज की बात नहीं थी कि वह बेहोश हो गया। अपने मन की घबराहट को शांत करते हुए प्रिया ने अर्जुन के कपड़ों से बाकी दवाइयां निकालने का प्रयास किया। फिर उसने खुद को मजबूर कर विनय के शरीर से और दवाइयां ढूंढी जिन्हें उसने अर्जुन को खिलाया। लेकिन अर्जुन तो अब कोमा में था, तो वह दवाइयां कैसे निगल सकता था। कुछ देर सोचने के बाद प्रिया ने उन दवाइयों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अर्जुन को खिलाना शुरू किया। जैसे ही वह व्यस्त थी, अचानक 9 येन 8 ताले विस्फोट करके गायब हो गए। सूरज उग चुका था। सूरज की ऊर्जा से भरपूर किरणों के साथ 9 येन 8 ताले की मुहर खोल दी थी। प्रिया को समय का कोई आभास नहीं था क्योंकि वह अर्जुन की देखभाल में पूरी तरह से व्यस्त थी। एक प्रचंड लेकिन सौम्य ऊर्जा का प्रवाह प्रिया के शरीर से होकर गुजरा। यह एहसास करते हुए वह अचानक ऊपर देखी और एक आकृति उसकी नजरों में आई। मास्टर! जैसे ही प्रिया ने उसे देखा, मानो एक बांध की दीवार टूट गई हो। मास्टर की उपस्थिति के साथ वह उन्हें अपनी पूरी निर्भरता के साथ देख रही थी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मास्टर का चेहरा गंभीर था। मेहता प्रिया को डांटने ही वाले थे जब उन्होंने देखा कि कुछ सही नहीं था। चारों ओर देखते हुए उनका चेहरा चिंतित हो गया और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मेहता ने पूरी रात 9 येन 8 ताले की मुहर के बाहर पहरा दिया था। वह प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने माना था कि अमृत क्रिस्टल प्राप्त करना सफल रहा होगा। आखिरकार उन्होंने ये सब कई सालों से तैयार किया था और अब बस अर्जुन का सहयोग चाहिए था। फिर सब कुछ आसान हो जाता। बस यही था कि उनका प्रिय शिष्य थोड़ा सा बलिदान करता। रात भर बाहर खड़े खड़े मेहता भी कुछ बुरा महसूस कर रहे थे। कौन सा मास्टर होगा जो अपने शिष्य द्वारा नशे में डाला जाए? उन्होंने अनुमान लगाया कि केवल वे ही होंगे। हालांकि ये वजह नहीं थी कि मेहता को ऐसा महसूस हो रहा था। नशे में डाले जाने का एक छोटा सा मामला था, परंतु इस बार उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा काफी खो दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रिया को काली आंधी पर्वत में लाकर एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। और क्या होता अगर कुछ बुरा हो जाता? इसलिए मेहता ने ठान लिया था कि वह प्रिया को डांटेंगे, लेकिन वह ज्यादा कठोर नहीं होंगे क्योंकि मेहता के लिए वह शिष्य अपनी प्रिय संपत्ति की तरह थे। लेकिन जो वह कहने वाले थे वह अचानक गायब हो गया जब उन्होंने जमीन पर देखा। जमीन पर उन्होंने प्रिया का डर से सफेद चेहरा देखा, जैसे वह अर्जुन को देख रही थी जो बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। यहाँ क्या हुआ? मास्टर, मैंने आपसे कहा था उसे बचाने के लिए, प्रिया चिंतित होकर रोते हुए चिल्लाई। मेहता ने बिना हिचकिचाए तुरंत अर्जुन की कलाई पर 2 उंगलियां रखीं। उनकी दिव्य समझ ने अर्जुन के शरीर का निरीक्षण किया तो मेहता चौंकते हुए बोले, इतने गंभीर घाव? मेहता के लिए अर्जुन की चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंतरिक और बाहरी चोटें सभी गौण थीं। सबसे चिंताजनक तो उसकी विश्व ऊर्जा का अत्यधिक क्षरण और उसकी नाड़ियों की अराजक स्थिति थी। इस प्रकार की स्थितियों के लिए उसे एक विशेष प्रकार की औषधि की आवश्यकता थी।
मेहता के पास यह दोनों चीजें नहीं थीं। मास्टर, क्या वह मरेगा? प्रिया गहरी चिंता में पूछ रही थी। मेहता ने अपनी शिष्य की मुद्रा देखकर समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। आंतरिक रूप से उन्होंने कहा, भाग्य, मेरे हजारों प्रयासों के बावजूद मैं इसे रोक नहीं पाया। वह प्रिया को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए मेहता ने सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, वह मर नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने अपनी वस्त्र से एक बोतल निकाली। उस बोतल से उन्होंने एक गोल सुनहरे रंग की दवा निकाली, जिसे देखकर यह स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य औषधि नहीं थी। मेहता ने जैसे ही वह गोल दवा निकाली, प्रिया की घबराई हुई भावना कुछ शांत हुई। वह जानती थी कि उस दवा का प्रभाव अद्वितीय था, लेकिन मेहता काफी अनिच्छा से उसे देने के लिए तैयार हुए थे। बहुत समय तक सोचने के बाद अंत में उन्होंने प्रिया की मांग के सामने अर्जुन के मुंह में वह गोल दवा डाली। मुझे करने दो। प्रिया ने मास्टर से वह दवा छीन ली और खुद उसे अर्जुन के मुंह में डाल दिया। मेहता ने अवसर का लाभ उठाते हुए चारों ओर का निरीक्षण किया। उनकी धुंधली नजर अचानक ठंडी हो गई जब उन्होंने विनय और लंबोदर सिंह के शव देखे। अब उनके सभी संदेह दूर हो गए। अर्जुन को इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? उनकी प्रिय शिष्या इतनी बुरी हालत में क्यों थी, मानो उन्होंने कोई भयंकर युद्ध लड़ा हो। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। मेहता के हृदय में क्रोध की एक लहर उमड़ पड़ी और उनके चेहरे पर एक ठंडी कठोरता छा गई। हालांकि उन्होंने अभी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यह सही समय नहीं था। आने वाले दिनों में उनके पास सब कुछ समझने और छानबीन करने के लिए पर्याप्त समय होगा। मेहता को बेहद पछतावा हुआ। पिछली रात जब वह पहुंचे थे, तब यदि उन्होंने 9 इन 8 ताले की मुहर को तोड़ दिया होता, तो उनकी शिष्या और अर्जुन इस भयानक स्थिति में न होते। यह पछतावा धीरे धीरे प्रचंड क्रोध में बदल गया। आसमान भी इस क्रोध को आमंत्रित करता प्रतीत हो रहा था। गहरी सांस लेते हुए मेहता ने अपने क्रोध को दबाया और धीरे से पूछा, शिष्या, क्या तुम्हें 9 इन अमृत क्रिस्टल मिल गया? हाँ। प्रिया ने बेहोश पड़े अर्जुन की ओर देखते हुए सिर हिला दिया। तो जाओ और उसे शुद्ध करो। अर्जुन की चिंता मत करो। जब तक यह बूढ़ा आदमी यहां है, वह मरेगा नहीं। मेहता ने सांत्वना दी। प्रिया कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, मास्टर, आपको उनका ध्यान रखना होगा। आपकी शिष्या आज जीवित है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी रक्षा की। अगर वह न होते तो आपकी शिष्या। यह कहते कहते प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। चिंता मत करो। हल्की मुस्कान के साथ मेहता ने सिर हिलाया। इसके बाद प्रिया ने खुद को संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी छोटी थैली से 9 इन अमृत क्रिस्टल निकाला। वह इसे शुद्ध करने बैठ गई, लेकिन उसकी नजर बार बार अर्जुन की ओर जाती रही। आधे घंटे में उसने क्रिस्टल को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। हालांकि उसने अभी इसे अवशोषित नहीं किया, बल्कि अपने दांतेन में संग्रहित कर लिया, क्योंकि इसे पूरी तरह अवशोषित करने में कुछ दिन लगते और तब वह सच्चे तत्व चरण में प्रवेश कर सकती थी। लेकिन अर्जुन के बेहोश होने के कारण वह इसे अभी करने के मूड में नहीं थी। चलो पहले यहां से निकलते हैं। अर्जुन को उचित चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। मेहता ने झुककर अर्जुन को उठाया और प्रिया के साथ काली आंधी पर्वत के किनारे की ओर तेजी से बढ़े। वे सीधे अद्वितीय गुरुकुल नहीं गए, क्योंकि यह दूरी काफी थी, बल्कि वे उस छोटे कस्बे में पहुंचे जहां पहले अर्जुन और प्रिया रुके थे। कस्बे में एक सराय ढूंढकर तीनों अस्थायी रूप से वहीं ठहर गए। प्रिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी निष्ठा से अर्जुन की सेवा में लगी रही। उधर मेहता रोज अर्जुन को अपनी सच्ची ऊर्जा देकर उसके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करते रहे। बेहोशी की हालत में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी चेतना एक ऐसे संसार में आ गई थी जहां कुछ भी नहीं था। इस शून्य दुनिया में केवल वह स्वर्णिम कंकाल मौजूद था जो उसे उस काले ग्रंथ से मिला था। वह कंकाल पद्मासन में बैठा था। उसकी सुनहरी आभा चमक रही थी। अर्जुन भी उसके सामने पद्मासन में बैठा, स्थिर और शांत। बिना किसी शब्द, बिना किसी प्रकाश के दोनों यूं ही बैठे रहे। अर्जुन कंकाल के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा था।
पिछली बार उसने महसूस किया था कि इस कंकाल में कहीं अधिक गूढ़ रहस्य छिपे हैं, लेकिन वह तब बहुत कमजोर था। लेकिन इस बार इतने सारे जीवन मृत्यु के संघर्षों के बाद उसे लग रहा था कि वह कंकाल के और करीब पहुंच गया है। अगर पहले उनके बीच कोई अदृश्य दीवार थी, तो अब वह दीवार टूट चुकी थी। उसकी अदम्य इच्छा शक्ति ने स्वर्णिम कंकाल के अहंकार को परास्त कर दिया था और कंकाल अब उसे एक उपयुक्त स्वामी के रूप में स्वीकार करने को तैयार था। अचानक अर्जुन मुस्कुराया। स्वर्णिम कंकाल भी बदलने लगा। वह सुनहरी किरणों में बदलकर अर्जुन के शरीर में समा गया, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार हुआ था। लेकिन इस बार अर्जुन जानता था कि उसने पूरी तरह से कंकाल का समर्थन जीत लिया था। पिछली बार उसे केवल इसकी शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ था, लेकिन इतने दिनों से यह उसे परख रहा था, जांच रहा था, और अंततः अर्जुन ने उसकी परीक्षा पास कर ली। अब कंकाल ने स्वयं को स्वेच्छा से अर्जुन के शरीर में समाहित कर लिया। अचानक शून्य की दुनिया बिखर गई और अर्जुन की चेतना उसके शरीर में लौट आई। आंखें खोलने की जल्दी नहीं थी। अर्जुन ने पहले अपने शरीर की स्थिति को जांचने का प्रयास किया। उसके घाव अब कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, सिवाय उसके सीने के, जहां चोट की वजह से भीतर धंस चुका क्षेत्र अभी भी दर्द कर रहा था। उसके पेट और कंधे पर लगी तलवार की चोटें अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। अपने दांतेन में उसने देखा कि मूल रूप से मौजूद 40 यांग ऊर्जा बूंदों में से अब केवल 7-8 ही बची थीं। उस रात की लड़ाई में उसकी कीमत बहुत भारी थी। केवल विनय और चैतन्य के खिलाफ लड़ाई में ही उसने लगभग 20 बूंदों का उपयोग किया था। इसके अलावा ठंड से बचने और अन्य लड़ाइयों में भी बहुत सी बूंदें खर्च हो गईं। लेकिन यह कीमत व्यर्थ नहीं गई थी। इन संघर्षों के दौरान उसका मूल प्रारंभिक तत्व स्तर के 4थे चरण से सीधे 7वें चरण तक बढ़ चुका था। लगातार 3 उपस्तरों को पार कर लेना, यह सोचकर अर्जुन खुद भी हैरान रह गया। वह याद करने लगा कि जब वह विनय से लड़ रहा था, तब उसे महसूस हुआ था कि उसकी ऊर्जा किसी प्राकृतिक ऊर्जा रूपांतरण स्तर की हो गई थी। शायद उसी दौरान उसने प्रगति की थी, लेकिन उस समय की लड़ाई में वह इसे नोटिस नहीं कर सका। अगर उसने अभी अपने शरीर की जांच नहीं की होती, तो उसे इसका एहसास भी नहीं होता। यह केवल एक लाभ नहीं था। अर्जुन ने गलती से 9 येन अमृत क्रिस्टल का आधा भाग भी अवशोषित कर लिया था। उस समय उसे यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब सब स्पष्ट हो गया था। 9 येन अमृत क्रिस्टल की आधी ऊर्जा उसके स्वर्णिम कंकाल के सबसे गहरे स्थान पर संग्रहित हो गई थी। जब वह सच्चे तत्व स्तर में प्रवेश करेगा, तब वह इस ऊर्जा का उपयोग करके अपनी सच्ची ऊर्जा को और अधिक शुद्ध कर सकेगा। इससे उसकी ऊर्जा की गुणवत्ता में असाधारण सुधार होगा। भले ही इस लाभ का प्रभाव अभी दिखाई न दे रहा हो, लेकिन भविष्य में इसकी वास्तविक कीमत सामने आएगी। इसके अलावा जो भी प्रश्न उसके मन में स्वर्णिम कंकाल को लेकर थे, वे अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गए थे। यह कंकाल यांग तत्वीय ऊर्जा और किसी भी अन्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। यह अतिरिक्त ऊर्जा उसके शरीर में संग्रहित हो जाती थी, जिससे जब चाहे उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था। जितनी मजबूत उसकी इच्छा शक्ति होगी, उतनी अधिक ऊर्जा वह अवशोषित कर सकेगा और इसके माध्यम से स्वर्णिम कंकाल उसे और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता था। लेकिन इस ऊर्जा का एक दुष्प्रभाव भी था। स्वर्णिम कंकाल से अर्जित ऊर्जा राक्षसी यिन तत्व से युक्त थी, अर्थात जब भी वह इस ऊर्जा का उपयोग करता, उसकी आंखें रक्त लाल हो जाती और उसके शरीर से एक दुष्ट आभा निकलने लगती। हालांकि वह सत्य यांग विश्व ऊर्जा का साधक था, जो इस राक्षसी यिन ऊर्जा का शत्रु था। इस कारण वह इसे दबा सकता था और अपने विवेक को बनाए रख सकता था। यह सोचते हुए अर्जुन को समझ आ गया कि काले ग्रंथ ने उसे सत्य यांग विधियां क्यों प्रदान की थीं। यह उसे राक्षसी यिन ऊर्जा के प्रभाव से बचाने के लिए था, ताकि वह अंधकार के मार्ग पर न चला जाए। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। अपनी आंखें खोलते ही अर्जुन ने कुछ धीमी सांसों को सुना। इसके तुरंत बाद प्रिया और मेहता के बीच हो रही बातचीत उसके कानों में पड़ी। प्यारी शिष्या, तुम्हारे मास्टर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है।
मेहता की आवाज में अपराध बोध, असहायता और थोड़ा पछतावा झलक रहा था। पिछले कुछ दिनों में मेहता ने अर्जुन के घावों को भरने के लिए अपनी सत्य ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि स्वर्णिम औषधि जो अर्जुन को दी गई थी उसने भी कुछ नहीं किया। मेहता के अनुसार यह औषधि भले ही उसके घाव पूरी तरह न ठीक कर पाती, लेकिन कम से कम उसे होश में तो ले आती, है ना? लेकिन अर्जुन न केवल बेहोश रहा, बल्कि उसकी चेतना का कोई संकेत भी नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आया कि अर्जुन के शरीर में ऐसी कौन सी विचित्रता थी जिससे स्वर्णिम औषधि अपने मृत्यु से पुनर्जीवन देने वाले प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाई। यह केवल बाहरी घावों को ठीक कर पाई और फिर बेकार हो गई। यहाँ तक कि मेहता द्वारा दी गई सत्य ऊर्जा भी अर्जुन के शरीर में प्रवेश करते ही अदृश्य हो जाती, मानो अर्जुन का शरीर एक काला छिद्र हो जो सारी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। मेहता यह नहीं जानते थे कि यह स्वर्णिम कंकाल का चमत्कार था। वह न केवल यांग ऊर्जा बल्कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। इसलिए स्वर्णिम औषधि और सत्य ऊर्जा का 99% हिस्सा उसने अपने भीतर समाहित कर लिया था, जिससे उनके प्रभाव ही नहीं दिखे। पिछले कुछ दिनों से प्रिया की आंखों में आंसू लगातार देखे जा सकते थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। पहले उसमें थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उसने मेहता को इस तरह बोलते सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या कोई और तरीका नहीं है? प्रिया ने आशा भरी नजरों से अपने मास्टर को देखा। आखिरकार मेहता की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। यदि उनके जैसे व्यक्ति ने कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, तो सच में कोई और उपाय नहीं होगा। उसकी आत्मा शायद टूटकर बिखर गई है। भारी मन से मेहता ने कहा, इन दिनों मैंने उसकी आत्मा या चेतना का कोई आभास नहीं पाया। प्रिया का चेहरा धीरे धीरे और भी सफेद पड़ता चला गया। लेकिन चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं, मेहता ने जल्दी से जोड़ा। बस वह सदैव के लिए स्थिर अवस्था में रहेगा। वह न कुछ सुन सकेगा, न देख सकेगा, न महसूस कर सकेगा। अगर सिर्फ क्या? अगर हमें आत्मा पुनर्स्थापन अमृत मिल जाए तो हम उसकी आत्मा को पुनः जागृत कर सकते हैं। मेहता ने लंबी सांस ली। लेकिन यह छोटा कस्बा इस अद्भुत औषधि को नहीं रखता। यह कहां मिल सकती है? प्रिया की आवाज अचानक शांत हो गई, लेकिन उस शांति में अटूट संकल्प झलक रहा था। प्रिया की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मेहता को उसकी भावनाओं का एहसास हुआ। वह चुप रहे, लेकिन प्रिया की आंखें अपने निश्चय पर अड़िग रहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा पुनर्स्थापन अमृत लेकर आऊंगी और अपने जूनियर अर्जुन की आत्मा को पुनः जीवित करूंगी। इसी गमगीन माहौल में अचानक एक धीमी परंतु दृढ़ आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेहता ने सहज प्रतिक्रिया दी। हम तुम्हारी चोटों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। यंत्रवत उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि अर्जुन आंखें खोलकर उनकी ओर देख रहा था। जूनियर अर्जुन। अपनी प्रसन्नता को रोक न पाते हुए प्रिया तुरंत उसकी ओर भागी। उसकी लंबी पलकें खुशी से फड़फड़ा रही थीं। उसकी आंखों में अविश्वसनीय खुशी और चिंता एक साथ झलक रही थी। अर्जुन ने उसकी गहरी लाल आंखों को देखकर महसूस किया कि वह कई दिनों तक बेहोश रहा था और इस दौरान उसकी हालत ने प्रिया को बहुत चिंता में डाल दिया था। मैं ठीक हूं, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। गुरुदेव, जल्दी आइए और देखिए। अपनी आंखें पोंछते हुए प्रिया ने अपने मास्टर मेहता जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अर्जुन के पास खींचने लगी। वह इतनी जोर से खींच रही थी मानो कह रही हो, चाहे जान भी चली जाए लेकिन आपको वहां ले जाऊंगी। इतनी जोर से खींचने के कारण वृद्ध मेहता जी गिरते गिरते बचे। अरे, ये क्या अत्याचार है? अगर यह वृद्ध तनिक भी कमजोर होता तो अब तक तुम मुझे चीर फाड़ कर अलग कर चुकी होती। लेकिन तभी मेहता जी ने अपनी चेतना को संभाला और अर्जुन के बिस्तर के पास बैठकर गंभीरता से उसकी स्थिति की जांच करने लगे। काफी देर तक जांचने के बाद भी उनके माथे पर बल पड़े रहे और वे स्वयं से बड़बड़ाने लगे। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर यह क्या हो रहा है?
उनकी हर बात पर प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अर्जुन की हालत और बिगड़ गई है। गुरुदेव, मेरे छोटे भाई की स्थिति? अपने होठों को काटते हुए प्रिया ने धीरे से पूछा। उसका दिल आशंका से भरा था। ओह, अब जब वह जाग चुका है तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, मेहता जी बोले, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी उलझन थी। कोई चिंता की बात नहीं? यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। अभी कुछ क्षण पहले ही तो उनके मास्टर ने अर्जुन की स्थिति को गंभीर बताया था, फिर अचानक ऐसा कैसे? लेकिन यह सच नहीं हो सकता, मेहता जी बड़बड़ाए। अर्जुन, कहीं यह अंतिम चमक तो नहीं? अर्जुन ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। कोषाध्यक्ष मेहता, क्या लोग ऐसे भी श्राप देते हैं? मेहता जी के चेहरे पर अचरज और अविश्वास झलक रहा था। लेकिन कुछ देर पहले तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, फिर यह वापस कैसे आई? अर्जुन का मन कांप उठा। उसने अपने बेहोशी के समय को याद किया, जब उसकी चेतना उस रहस्यमयी स्वर्ण कंकाल के भीतर समाई हुई थी। गुरुदेव, आप तो सबसे बड़े वैद्य निकले, प्रिया ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। मेहता जी को गौर शर्मिंदगी हुई। अभी अभी उन्होंने कहा था कि अर्जुन को पुनः चेतना में लाने के लिए किसी विशेष औषधि की आवश्यकता होगी, लेकिन अगले ही पल वह खुद ही ठीक हो गया। यह तो ऐसा हुआ जैसे अपने ही मुंह पर तमाचा मार लिया हो। उनकी प्रतिष्ठा तो पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। हालांकि बाकी सब छोड़ दें तो अर्जुन का ठीक हो जाना एक बड़ी राहत की बात थी। हालांकि मेहता जी को यह पसंद नहीं था कि अर्जुन उनकी शिष्या के अधिक करीब आए, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि अर्जुन ने अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ाई न लड़ी होती तो प्रिया न केवल मर जाती, बल्कि उसे 9 यिन अमृत क्रिस्टल भी न मिल पाता। इस एहसान को तो मानना ही पड़ेगा। 2 दिनों तक अर्जुन अपनी चोटों को ठीक करने में लगा रहा, जबकि प्रिया अपने मास्टर मेहता जी की सेवा कर रही थी, जो हर समय गहरी सोच में डूबे रहते थे। तीसरे दिन मेहता जी के आदेश पर प्रिया ने 9 यिन अमृत क्रिस्टल का अवशोषण प्रारंभ किया, जिससे उसका विश्व ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो सके और वह सच्ची तत्व सीमा तक पहुंच सके। उन्होंने समझाया कि यह क्रिस्टल यदि अधिक समय तक उसके दांतेन में रहा तो वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। प्रिया ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह बहुत आज्ञाकारी और समझदार थी। भले ही उसने पहले अपने मास्टर को धोखे से औषधि पिला दी थी, लेकिन वह एक छोटी सी चूक थी। इस दौरान अर्जुन अपनी साधना और उपचार में लगा रहा। एक दिन मेहता जी एक कटोरा गर्म औषधीय मिश्रण लेकर अर्जुन के पास आए। गर्म तरल से निकलती सुगंध से अर्जुन की इंद्रियां तुरंत सतर्क हो गईं। इसे पी लो, मेहता जी ने कटोरा उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उनका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था, मानो उन्होंने कुछ अमूल्य चीज त्याग दी हो। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के कटोरा लिया और एक ही घूंट में पूरा पी लिया। उसके होठों पर संतोषजनक मुस्कान आ गई। यह क्या था? इसके औषधीय प्रभाव तो गजब के हैं। जैसे ही द्रव्य उसके शरीर में पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह न केवल उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर रही थी, बल्कि उसका स्वर्ण कंकाल भी इस ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था। हे भगवान, मेहता जी विलाप करते हुए बोले, यह 1000 वर्षीय रक्त आत्मा औषधि थी, जिसमें अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली थीं, और तुमने इसे एक ही घूंट में पी लिया। तुम्हारा स्वाद भी बहुत ऊंचा है। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। स्वाद बुरा नहीं था। गहरी सांस लेते हुए मेहता जी ने अपने मन को शांत किया और बुदबुदाए, अगर मेरी प्यारी शिष्या ने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए न कहा होता तो मैं इसे कभी न देता। यह जीवन बचाने वाली अमूल्य औषधि है, जो पूरे आर्यवर्त में दुर्लभ है। तुम तो एक नंबर के भक्षक निकले। क्या आपके पास और है? अर्जुन ने लालच से पूछा। क्रोध से कांपते हुए मेहता जी बोले, नहीं, और अगर होता भी तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। अधिक पीने से कहीं तुम्हारी मृत्यु न हो जाए। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन वह जानता था कि स्वर्ण कंकाल के कारण उसे कभी अधिक ऊर्जा से नुकसान नहीं होगा। तभी मेहता जी की आंखों में क्रोध और आक्रोश झलक उठा। उन्होंने अर्जुन की ओर तीखी नजर डाली और बोले, अब मुझे बताओ,
उस रात क्या हुआ था? घाटी में मारे गए लोग कौन थे और कौन था जिसने तुम लोगों पर हमला किया? वे रक्त संप्रदाय और आंधी सदन से थे। गंभीरता से अर्जुन ने उस रात की घटनाओं का विवरण दिया, यथासंभव सटीकता के साथ। लेकिन जब 9 लोगों पर उसकी जीत की बात आई तो उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपाते हुए छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। यह उपलब्धि इतनी असंभव लगती कि यदि वह इसे खुलकर बताता तो मेहता शायद ही उस पर विश्वास करते। इसलिए उसने इसे बताने की जरूरत नहीं समझी। अर्जुन की बात सुनकर मेहता का क्रोध भड़क उठा। काफी देर तक अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। सिर हिलाते हुए मेहता ने पूछा, दूसरे शब्दों में असली कारण तुम थे, लेकिन साजिशकर्ता वह लंबोदर सिंह था, सही? हाँ, मैंने ही गलती से वरिष्ठ शिष्या को इसमें घसीटा। अर्जुन ने स्वीकार किया। भले ही तुम कारण थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और फिर प्रिया सुरक्षित है, इसलिए तुम्हें अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसे सांत्वना देते हुए फिर एक ठंडी हंसी के साथ बोले, रक्त संप्रदाय, लक्ष्मण तिवारी, इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें याद कर लिया है। मेहता की आंखों में जलते हुए क्रोध को देखकर अर्जुन समझ गया कि लक्ष्मण तिवारी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेहता की पृष्ठभूमि और शक्ति के बारे में अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे यह अवश्य पता था कि वह साधारण व्यक्ति नहीं थे। यदि वह सच में लक्ष्मण तिवारी से बदला लेने जाते तो अर्जुन को यह देखकर बहुत खुशी होती। हालांकि अर्जुन हमेशा मानता था कि बदला व्यक्ति को स्वयं लेना चाहिए। यदि लक्ष्मण तिवारी मेहता के हाथों मारा जाता तो अर्जुन अपनी व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना पूरी नहीं कर पाता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो अर्जुन इसे रोकने का प्रयास नहीं करेगा। वह महसूस कर सकता था कि इस बार मेहता का क्रोध चरम सीमा पर था। बिना किसी और उत्तेजना के भी वह जल उठेंगे। सराय में 2 दिन और बिताने के बाद प्रिया अपनी एकांत साधना से बाहर आई। अनुमान के अनुसार उसकी शक्ति अब सच्चे तत्व स्तर तक पहुंच चुकी थी। इधर उधर बातों में उलझाकर अर्जुन ने पता लगाया कि 9 यिन अमृत क्रिस्टल को पूरी तरह से अवशोषित करना आवश्यक नहीं था। सिद्धांत रूप में 9 यिन अमृत क्रिस्टल की केवल एक बूंद 3 लोगों की प्रगति में सहायता कर सकती थी। यह केवल विश्व ऊर्जा को शुद्ध ऊर्जा में बदलने का एक उत्प्रेरक था, लेकिन इसमें एक विशेष शर्त थी। इसे प्राप्त करने के 2 घंटे के भीतर परिशुद्ध करना अनिवार्य था, अन्यथा यह नष्ट हो जाता। इसलिए इसे आमतौर पर केवल एक व्यक्ति ही उपयोग करता। यह जानकर अर्जुन को राहत मिली। उसे अब चिंता नहीं थी कि उसने 9 येन अमृत क्रिस्टल से जो ऊर्जा ली थी वह प्रिया की प्रगति में बाधा बनेगी। इसके अलावा उसके स्वर्ण कंकाल में संचित आधा 9 येन अमृत क्रिस्टल अभी तक गायब नहीं हुआ था, जैसा कि प्रिया ने कहा था। अब जब अर्जुन की चोटें ठीक हो चुकी थीं और प्रिया ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी तो तीनों को और अधिक ठहरने की आवश्यकता नहीं थी। वे जल्दी से अद्वितीय गुरुकुल लौटने की तैयारी करने लगे। मेहता ने अर्जुन को अपने साथ उड़ाते हुए वापस पहुंचाया। इस यात्रा में अर्जुन को तेज हवाओं का काफी अनुभव हुआ। गुरुकुल लौटने पर अर्जुन ने मेहता और प्रिया से विदा ली और अपनी झोपड़ी में लौट आया। लगभग 20 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बावजूद उसकी झोपड़ी पूरी तरह से स्वच्छ और व्यवस्थित थी। लगता था कि ललित और बाकी लोगों ने इसे साफ सुथरा बनाए रखा था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन अपने ध्यान और साधना में लगा रहा। वह अपनी नई शक्ति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि समय समय पर वह प्यारी सी वरिष्ठ शिष्या की छवि देखता जो वहां से गुजरती थी। आखिरकार वह पहली लड़की थी जिसे अर्जुन ने चूमा था। वह मीठा और कोमल एहसास आज भी उसकी स्मृति में ताजा था। लेकिन जब से वे वापस लौटे थे, प्रिया ने अब तक उससे कोई संपर्क नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने उन दोनों के बीच हुई घटना को पूरी तरह से भुला दिया है। उस रात जब अर्जुन ने उसे आराम करने के लिए छोड़ने से पहले उससे एक वादा लिया था कि यदि वह जीवित लौटेगा तो वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। उस समय अर्जुन ने यह सिर्फ खुद को प्रेरित करने के लिए कहा था। इसमें कोई विशेष गहराई नहीं थी। हालांकि
यह सोचकर उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे तैरता जाता हूं। मेरे वस्त्रों की लहरें कोई बादल नहीं, एक चुंबन की स्मृति मात्र। लेकिन चूंकि उसने 9 येन अमृत क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था, वह भी एक रोमांचक अनुभव था। आखिर वे दोनों युवा थे और उस स्थिति में ऐसे भावनात्मक क्षण स्वाभाविक ही थे। अर्जुन उन लोगों में से नहीं था जो अपनी साधना में पिछड़ने के कारण खुद को हीन महसूस करते। साधना एक ऐसी चीज थी जिसमें मेहनत करने से कोई भी मजबूत हो सकता था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपनी इस वरिष्ठ शिष्या को पीछे छोड़ देगा और अपनी पीढ़ी के सभी लोगों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि अदम्य स्वर्ण कंकाल के कारण उसकी संभावनाएं असीमित थीं। भावनाओं के बारे में सोचने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। जो उसका होगा वह स्वाभाविक रूप से उसका होगा, जो उसका नहीं होगा उसे जबरदस्ती पाने का कोई लाभ नहीं था। चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने देना ही उचित था। यदि प्रिया के मन में उसके प्रति कोई भावनाएं थीं, तो फिर उसकी कमजोर साधना का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यदि वह उससे केवल इसलिए दूर हो गई क्योंकि उसकी साधना कमजोर थी, तो फिर इस पर कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। आखिर कोई व्यक्ति किसी से आकर्षित न हो तो इसमें उनकी गलती नहीं होती। प्रिया का सरल और मासूम स्वभाव था, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह अहंकारी हो जाती। अर्जुन का यह सोचना सही था। जब प्रिया अद्वितीय गुरुकुल लौटी तो वह अर्जुन से मिलने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। जब भी वह उस रात के गहरे चुंबन को याद करती तो उसका चेहरा लाल हो जाता और वह अर्जुन के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाती। वह हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट रखती, लेकिन फिर भी अर्जुन के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। इसके अलावा जब वे वापस लौटे तो मेहता ने उसे एकांत साधना में जाने का निर्देश दिया ताकि वह अपनी नई शक्ति को स्थिर कर सके। वास्तव में वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रिया और अर्जुन को एक दूसरे की कमी महसूस न हो, अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति यही होती कि वह अर्जुन की तबीयत पूछने के लिए जरूर आती। 2 दिन साधना करने के बाद अर्जुन को अपने परिणामों से संतोष नहीं हुआ। कुंडली नाग सरिता के पास बैठकर यांग ऊर्जा अवशोषित करने की गति बहुत धीमी थी। यह सीधे आध्यात्मिक फलों या तेजस पत्थर को अवशोषित करने जितना प्रभावी नहीं था। उसके दांतेन में यांग ऊर्जा की बूंदें बहुत कम थीं, इसलिए उसे जल्दी से अपनी ऊर्जा भंडार को फिर से भरना था। अन्यथा अगर उसे फिर से किसी बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा तो वह उसी स्थिति में आ जाएगा जैसे कोई कुशल गृहिणी चावल बनाना भूल जाए। इस पर विचार करते हुए अर्जुन ने काली आंधी व्यापार केंद्र जाने का निर्णय लिया। पहला कारण था कि वह यांग तत्व से संबंधित कुछ वस्तुएं खरीद सके, और दूसरा कारण था कि वह त्रिपर्ण अराजक आत्मा पुष्प और मृत जेडी वृक्ष घास खरीद सके। काफी समय हो गया था जब उसने आखिरी बार धूप पात्र का उपयोग किया था। जहां तक धन की बात है, अर्जुन अब पहले जैसा निर्धन नहीं था। उसे यह धन रक्त संप्रदाय के मृत शिष्यों की लाशों से मिला था। उस समय बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने गिनती करने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन जब वह गुरुकुल लौटा और उसने अपनी कमाई गिनी तो उसे पता चला कि वे लोग सच में अमीर थे। उसने केवल कुछ लोगों को लूटा था, लेकिन फिर भी लगभग 22,000 चांदी के सिक्के प्राप्त कर लिए थे। इस धन से वह लगभग 40 तेजस पत्थर खरीद सकता था, जो उसकी उस रात की हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त था और उसकी यांग ऊर्जा की बूंदों को कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकता था। जब अर्जुन काली आंधी व्यापार केंद्र जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मेहता वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर घातक क्रोध था। उनका लक्ष्य था रक्त संप्रदाय। हालांकि रक्त संप्रदाय इस क्षेत्र की 3 बड़ी शक्तियों में से एक था, लेकिन मेहता को उनसे डर नहीं था। उनकी प्रिय शिष्या मरते मरते बची थी। उसकी पवित्रता खतरे में पड़ गई थी। इस अपराध का हिसाब किया जाना जरूरी था। लंबोदर सिंह मर चुका था, कोई बात नहीं। क्या उसका दादा अभी भी जीवित नहीं था? अगर ऊपर की छत टेढ़ी होगी तो नीचे के खंभे भी कमजोर होंगे। अगर उसके पीछे कोई ताकतवर सहारा न होता तो लंबोदर सिंह इतना अत्याचारी और उद्दंड कैसे हो सकता था? मेहता की नजरों में लक्ष्मण तिवारी ही असली अपराधी था।
और उसे मरना ही चाहिए। अद्वितीय गुरुकुल और रक्त संप्रदाय के मुख्यालय के बीच की दूरी अधिक नहीं थी। मेहता की गति इतनी तेज थी कि वह एक कप चाय पीने के समय में वहां पहुंच गए। रक्त संप्रदाय का मुख्यालय उसी समय रक्त संप्रदाय के उच्च अधिकारी अपनी बैठक कर रहे थे। यह बैठक महासभा कक्ष में हो रही थी। संप्रदाय प्रमुख हिमांशु नाथ अपनी कदकाठी में मजबूत और प्रभावशाली दिख रहे थे। उनका चेहरा कठोर विशेषताओं से भरा था। पहली नजर में ही यह समझा जा सकता था कि वह कोई दयालु व्यक्ति नहीं थे। हिमांशु नाथ के अधीनस्थ रक्त संप्रदाय के सभी हॉल मास्टर सम्मान पूर्वक बैठे हुए थे। वे पिछले महीने के छोटे बड़े मामलों, मुनाफे और खर्चों की जानकारी दे रहे थे। यह सुनकर हिमांशु नाथ अधीर हो गए। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, इन मामूली बातों को छोड़ो। खनन क्षेत्र की मुहरें तोड़ने का कार्य कैसा चल रहा है? लगभग 27-28 वर्ष का एक युवा खड़ा हुआ। उसने आदरपूर्वक कहा, संप्रदाय प्रमुख, दादाजी ने पहले ही कुछ प्रारंभिक योजनाएं बना ली हैं। समस्या यह है कि हमारे संप्रदाय में विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है। भले ही मुहरें पुरानी हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले दादाजी ने मुझे यह संदेश देने के लिए कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसे पूरा कर लेंगे। यह युवक लक्ष्मण तिवारी का सबसे बड़ा पोता नरेंद्र था। वह पहले से ही सच्चे तत्व द्वितीय स्तर पर था। भले ही वह उन स्वर्गीय प्रतिभाओं के समान नहीं था, लेकिन उसकी योग्यता भी बुरी नहीं थी। तथ्य यह था कि तिवारी परिवार की रक्त संप्रदाय में स्थिति बहुत उच्च थी। इसलिए भले ही नरेंद्र केवल द्वितीय स्तर पर था, उसे फिर भी महत्वपूर्ण कार्य दिए गए थे और हॉल मास्टर का पद सौंपा गया था। हिमांशु नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा नरेंद्र, जब भी तुम्हारे पास समय हो, खनन क्षेत्र जाकर अपने दादा को मेरी शुभकामनाएं देना। जी संप्रदाय प्रमुख। यह कहना कठिन है कि इन मुहरों के भीतर क्या रहस्य छिपे हैं, जो इतने वर्षों तक जमीन के भीतर छिपे रहे। एक हॉल मास्टर ने टिप्पणी की, लेकिन यह सब मोहिनी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संभव हो सका है। अगर उन्होंने संकेत न दिया होता कि खदान के नीचे कुछ असामान्य छिपा है, तो हमें इसका कभी पता नहीं चलता। सही कहा, मोहिनी जी की आंखें सच में अद्वितीय हैं। यह अब भी रहस्य है कि उन्होंने इसे कैसे देखा। हिमांशु नाथ बैठक में लोगों द्वारा मोहिनी की प्रशंसा सुनकर खुश तो हुए, लेकिन जब उन्हें याद आया कि उनकी बेटी को एक दिन विवाह के लिए विदा करना होगा, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। रक्त संप्रदाय के लोग अब भी मोहिनी और उनकी बहन हिरणी की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि हिमांशु नाथ बस सोच में डूबे थे। इस बीच मेहता क्रोध में रक्त संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे और अर्जुन काली आंधी व्यापार केंद्र जाने की तैयारी कर रहा था। खनन क्षेत्र में अजीब सी मुहरें पाई गईं, जिससे वहां मौजूद शिष्यों ने तुरंत इस खबर को वरिष्ठों तक पहुंचाया। जब हिमांशु नाथ को यह समाचार मिला, तो वे स्वयं जांच करने गए, लेकिन उन मुहरों के कारण कुछ देख या सुन नहीं सके। रक्त संप्रदाय में लक्ष्मण तिवारी सबसे अनुभवी और वरिष्ठ थे और उन्हें पहले से ही इस बारे में जानकारी थी। इसलिए हिमांशु नाथ ने उन्हें इस रहस्य को उजागर करने का कार्य सौंप दिया। हिमांशु नाथ को आभास था कि उन मुहरों के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बताया नहीं जा सकता। यदि रक्त संप्रदाय इसे प्राप्त कर लेता, तो उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हो सकती थी, यहाँ तक कि वे 8 महान कुलों के समकक्ष आ सकते थे। लेकिन अब हिमांशु नाथ को पछतावा हो रहा था। मोहिनी ने पहले ही उन्हें आगाह किया था कि इस रहस्य को तिवारी परिवार तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब न केवल लक्ष्मण तिवारी, बल्कि रक्त संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारी इस रहस्य से परिचित हो चुके थे। उसी दिन जब वे खनन क्षेत्र से लौटे, हिमांशु नाथ सीधे मोहिनी के पास पहुंचे और उससे यह जानने की कोशिश करने लगे कि उसे यह बात कैसे पता चली। परिणाम स्वरूप मोहिनी और उनके बीच एक बड़ी बहस हो गई। अंततः हिमांशु नाथ को यह पता चला कि मोहिनी को यह जानकारी एक विशेषज्ञ द्वारा मिली थी, जिसने इस खदान में छिपे रहस्य का पता लगाया था। इस पराजय के कारण हिमांशु नाथ ने उस विशेषज्ञ का विश्वास तोड़ दिया था।
और वह विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह खबर तिवारी परिवार तक पहुंचे। बेटी, वह विशेषज्ञ कौन है? हिमांशु नाथ ने पूछा। वास्तव में वे उन छिपे हुए विशेषज्ञों का बहुत सम्मान करते थे। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो धरती के भीतर छिपे रहस्य को भी देख सके। यह किसी अत्यंत उच्च शक्ति का प्रतीक था। हिमांशु नाथ के दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि यह विशेषज्ञ अवश्य ही कोई अतुलनीय शक्ति वाला व्यक्ति होगा। विशेषज्ञ कौन? मोहिनी के मन में तुरंत अर्जुन की छवि उभर आई, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। अपने पिता की ओर देखते हुए उसने जवाब दिया, नहीं बताऊंगी। हिमांशु नाथ यह देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी का उस विशेषज्ञ के प्रति आकर्षण है। उन्होंने इधर उधर से पूछताछ की और अंततः यह जानकर स्तब्ध रह गए कि वह विशेषज्ञ कोई युवा व्यक्ति था। बेटी, क्या तुम्हें वह व्यक्ति पसंद है? हिमांशु नाथ ने उत्तेजना में पूछा। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मोहिनी को एक दिन शादी करनी ही होगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि किससे? यदि वह किसी 8 महान कुलों में विवाह कर लेती तो रक्त संप्रदाय का भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन यह रहस्यमय और विलक्षण शक्तियों से भरपूर युवा व्यक्ति भी कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। अगर मुझे पसंद है तो आप क्या कर लेंगे? मोहिनी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। अगर तुम्हें वह पसंद है तो उसके करीब जाने की कोशिश करो। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, क्या वह तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है? हिमांशु नाथ ने उसे उकसाया। रुको, कहीं उसकी पहले से कोई पत्नी तो नहीं? लेकिन यह कौन सी बड़ी बात है? एक पुरुष के लिए 3-4 पत्नियां होना कोई नई बात नहीं है।